ओम श्री गणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी चंद्रदेव, सोमदेव तथा भोलेनाथ की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टोर द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में। यह दैनिक पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होता है दैनिक पंचांग से लिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से हम सफलपूर्वक आप तक पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं। तो चलिए प्रस्तुति के मुख्य भाग में चलते हैं और जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं, उसी 5 अंग, जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं, इस प्रस्तुति के भी 5 भाग होते हैं। पहला भाग ग्रहों के गोचर और पंचांग तथा मुहूर्त से संबंध रखता है और इसी पहले भाग में से पंचांग और मुहूर्त को लेकर इस प्रस्तुति का लघु रूप आपके लिए, आपके सुझावों के अनुरूप हम अलग से नित्य प्रस्तुत किया करते हैं। दूसरा भाग ताराबलम, जिसका नाम है सितारे जिसमें करते काम है। जी हाँ, आज के सितारे चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में क्या संकेत दे रहे हैं शुभता अशुभता के बारे में। साथ ही साथ ताराबलम नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित आधारित जिसके अनुसार हम पूरे जीवन काल में जन्म पूरे जीवन काल में पूरे ग्रह हमारे लिए कौन से ग्रह शुभ होंगे, कौन से अशुभ होंगे, यह सभी हम जान सकते हैं। जिसके अनुसार दशा महादशा का फल अग्रिम रूप से जानकर, जन्म कुंडली में बैठे ग्रहों का फल और कर्म कैसे करने हैं यह भी जानकर, और विभिन्न नक्षत्रों के जातक हमारे लिए कैसे फल देंगे, ये सारी जानकारियां इस विधि में जान सकते हैं। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में तीसरा भाग राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना, चंद्र राशि के अनुसार, इसे चंद्र बलम कहते हैं। चौथा भाग चौकड़िया, एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष, शुभ और अशुभ काल दर्शाता है किसी भी कार्य को करने के लिए, चाहे वह कार्य कोई भी हो जिसमें हम शुभता की अपेक्षा करते हैं। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में पांचवा भाग जब हम जन्म लेते हैं, अंकों के अंत में जन्म लेते हैं और सबसे पहले सांस लेना आरंभ करते हैं और सांस के साथ ही साथ ये अंक हमारे लिए कार्य करना आरंभ करते हैं। जी हाँ, अंक कार्य करना आरंभ करते हैं और जिसे हम समझ नहीं पाते, इसलिए प्रस्तुति विशेषकर अंकों को समझने के लिए है, क्योंकि अंक निरंतर कार्य करते रहते हैं ताकि हम उन्हें सही ढंग से समझकर, इसको सही ढंग से पहचान कर, इसका सही ढंग से उपयोग करके जीवन में सुखता प्राप्त कर हम कर सकते हैं। क्योंकि ये अंक सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव डालते हैं। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में इस प्रकार पांचों भाग हम आपके लिए जो संजो कर लाए हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, आपके लिए उपयोगी होने वाला है और साथ ही साथ इसमें रोचकता भरी हुई है। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिएगा आदि से अंत तक। जी हाँ, और यह पुराणों में लिखा जरूर है। सबसे पहले हम जो पंचांग के 5 अंग होते हैं, यह हमारे लिए काफी शुभकारी होते हैं। जी हाँ, पांचों के पंचांग के 5 अंग तिथि लक्ष्मी प्रदान करने वाला, वार आयु में वृद्धि करने में सहायक, नक्षत्र पापों को नाश करने में मदद, योग रोगों को दूर करने में सहायक और करण कार्य सिद्धि दिलाता है। इसलिए प्रातः ये सात पांचों अंग हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रातः उठते ही स्मरण करने की बात कही जाती है पंचांग के 5 अंगों का, जो हमारे लिए काफी उपयोगी होता है। और इसे स्मरण करने का सही और आसान तरीका यह श्लोक है। जी हाँ, तिथि च श्री कर्म प्रोक्तम वारम आयुष्वर्धनम नक्षत्रम हरते पापम योगम रोग निवारणम करणम कार्य सिद्धिम च पंचांग फल मुक्तम। इसे प्रतिदिन स्मरण करके, जो पुराणों में लिखा है कि पंचांग का श्रवण करके गंगा स्नान तुल्य लाभ होता है, वह हमें करना चाहिए। गंगा स्नान का तात्पर्य जलीय राशियों से है और जलीय राशियां, गंगा स्नान का तुल्य जलीय का जलीय
राशियों से है, जलीय तत्वों से है। जलीय तत्व हमारे शरीर में 70% से ज्यादा है जो एक्टिवेट होती है। जी हाँ, जन्म कुंडली की जलीय राशियां, जलीय राशियों में बैठे जलीय राशियों में बैठे ग्रह और जलीय राशियों के स्वामी, ये सभी सुप्रभावित होते हैं। इसलिए पंचांग का प्रतिदिन स्मरण और श्रवण करना चाहिए। साथ ही साथ पंचांग के हमारे लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह हमारे निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की महत्ता को समझते हुए, जीवन में इसकी उपयोगिता को समझते हुए, आइए हम सब पंचांग का प्रतिदिन स्मरण, श्रवण और अनुसरण करें, अपने जीवन को सफल और समृद्ध बनाएं। साथ ही साथ प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का स्मरण, श्रवण और अनुसरण करने के लिए प्रेरित हो सके और अपने जीवन में शुभता ला सके। चलते हैं प्रस्तुति की तरफ, और जब प्रस्तुति में चलते हैं तो मन ही मन उच्चारण करते हैं श्री राम का, और जहां श्री राम होते हैं वहीं भाई हनुमान होते हैं। जय श्री राम। जय भाई हनुमान। स्वागत है आपका प्रस्तुति के पहले भाग में। प्रस्तुति के पहले भाग में आपका स्वागत है। आज का दिनांक 6 अप्रैल 2026, माह बैशाख, पक्ष कृष्ण, शाका संवत 1947 पराभव, विक्रम संवत 2083 सिद्धार्थी, और कलयुग का 5127वां वर्ष। आज का सूर्योदय 5:36 पर, सूर्यास्त 6:08 पर, सनराइज एट 5:36 AM एंड सनसेट एट 6:08 PM। आज का दिशा शुल्क पूर्व है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो आईना देखकर या दूध का सेवन करके यात्रा में शुभता ला सकते हैं। पंचांग के पांचों अंग इस प्रकार: वार सोमवार, तिथि अपराह्न 2:10 तक, चतुर्थी जो रिक्ता तिथि के अंतर्गत आता है, उसके बाद पंचमी जो पूर्णा तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र देर रात्रि 2:57 तक अनुराधा, तत्पश्चात ज्येष्ठा। और आज का दिन आरंभ होता है अनुराधा के पहले पद से, जो प्रातः 6:40 तक होता है। दूसरा पद अपराह्न 1:30 पर, तीसरा पद रात्रि के 8:13 पर, अनुराधा का चौथा पद देर रात्रि 2:57 तक। तत्पश्चात आरंभ होता है ज्येष्ठा का पहला पद, जो कल प्रातः 9:40 पर यानी सूर्योदय के बाद तक रहता है। तो ये रहे हमारे नक्षत्र के पदों की स्थिति। योग अपराह्न 3:25 तक सिद्धि, तत्पश्चात व्यतिपात, करण अपराह्न 2:10 तक बालव, तत्पश्चात देर रात्रि 3:21 तक कौलव, और फिर तैतिल। ये रहे हमारे पंचांग के पांचों अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ का वास देखते हैं, क्योंकि भोलेनाथ का वास खास करके आज सोमवार है और उनके लिए काफी उपयोगी है, जो रुद्राभिषेक, जलाभिषेक आदि करना चाहते हैं। भोलेनाथ को वास करते कहाँ है यह देखते हैं। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जब तक भोलेनाथ जब तक चतुर्थी तिथि है, भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर हैं, जो कि शुभ है। और जब पंचमी तिथि होता है, तब भोलेनाथ वृषारूढ़ नंदी पर सवार होते हैं, जो अभिष्ट सिद्धि के लिए काफी उपयोगी है। यानी आज का दिन सोमवार का दिन, आज शिव जी का दिन, और आज रुद्राभिषेक करने का बहुत ही शुभ मुहूर्त है। तो इसी के साथ भोलेनाथ को नमन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण मुहूर्त में। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। मुहूर्त भगवत गीता के जो अध्याय में 2.47 अध्याय में यह लिखा है कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। यानी परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, कर्म ही हमारे हाथ में है। अतएव जिम्मेदारी के साथ कर्म करने के लिए सबसे अनुकूल मुहूर्त का चुनाव करना ही हमारी पहली सफलता है। महत्वपूर्ण मुहूर्त के शुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:27 से 12:17 दिन तक,
अमृत काल अपराह्न 3:19 से 5:07 अपराह्न तक, सर्वार सिद्धि योग प्रातः 5:36 से 2:57 देर रात्रि तक, और विजय मुहूर्त अपराह्न 1:57 से 2:48 अपराह्न तक, गोधूलि बेला संध्या 6:07 से 6:30 संध्या तक, और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:29 से मध्य रात्रि 0:14 तक। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तब साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी राहु काल प्रातः 7:10 से 8:44 प्रातः तक, गुलिक काल अपराह्न 1:26 से 3 बजे अपराह्न तक, यमगंड दिन के 10:18 से 11:52 तक, और गंडमुल देर रात्रि 2:57 से 8:48 तक, 9 अप्रैल 2026 के। यानी गंडमुल आज देर रात्रि 2:57 से आरंभ है, और 9 अप्रैल के प्रातः 8:48 तक वह रहने की संभावना। तो ये रहे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। समय और कर्म का सटीक मिलन ही कर्म समय और कर्म का सटीक मिलन ही मुहूर्त है। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखते हैं तो अंश के अनुसार मंगल देव अभी भी शिशु अवस्था में है और अस्त भी है। शनिदेव अस्त में अस्त हैं, और इस प्रकार हम कहें राशि के अनुसार चंद्रदेव वृश्चिक राशि में आकर नीच हो चुके हैं। और इस प्रकार मित्र राशि में 3 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह, सम राशि में 4 ग्रह हैं, और अपनी राशि में कोई ग्रह नहीं है। शक्ति के अनुसार बृहस्पति सबसे ज्यादा, राशि के अनुसार 3 ग्रह इनके राशि में, शनि की राशि में 2 ग्रह, मंगल की राशि में 2 ग्रह, चंद्र और शुक्र की राशि में कोई ग्रह नहीं, शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह है। नक्षत्र के अनुसार यदि ग्रहों की स्थिति को देखा जाए तो मित्र नक्षत्र में 1 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं, सम नक्षत्र में 3 ग्रह, और अपने नक्षत्र में 5 ग्रह हैं। कुल 5 ग्रह अपने नक्षत्र में हैं। ये हैं बृहस्पति देव, शुक्र देव, शनि देव, राहु देव और केतु देव। इस प्रकार बृहस्पति देव के नक्षत्र में 3 ग्रह, शनि देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, सूर्य, चंद्र और मंगल के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं, और शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह है। शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह है। इस तरह हमारे पहले भाग की प्रस्तुति यहां पर समाप्त होती है। आज किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं है। इसके साथ ही हम आपको ले चलते हैं दूसरे भाग में। स्वागत है आपका दूसरे भाग में। ताराबलम जिसका नाम है, इसमें सितारे करते काम है, और सितारे कभी झूठ नहीं बोलते। ताराबलम की सारणी आपके समक्ष प्रस्तुत, और इसमें जो नक्षत्रों के नाम 2 जगह है। हॉरिजॉन्टली जो नक्षत्रों के नाम हैं वो चंद्रमा के गोचर से संबंध रखता है। वर्टिकली जो चंद्रमा के नक्षत्रों का नाम है वह चंद्रमा के जन्म राशि में होने का बताता है। यानी हमारी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है उससे यह संबंध रखता है। दोनों का मिलान जहां होता है वही आज का फल होता है हमारे लिए। हम अपने नक्षत्रों को चिन्हित करते हैं और उससे हॉरिजॉन्टली वर्टिकली दोनों का मिलान देखते हैं, जहां पर होता है वही हमारा आज का फल होता है। जी हाँ, उदाहरण स्वरूप आज देखें, अपने विभिन्न लोग आज अनुराधा नक्षत्र में चंद्रमा का गोचर है, और उसके बाद अश्लेषा नक्षत्र में, ज्येष्ठा नक्षत्र में। इस अनुसार हम फल को देख सकते हैं। कुल 9 तरह के परिणाम हो सकते हैं जब आज का तारा जन्म संविपत प्रत्यरि धन्य में फल देता हो। यह शुभ होता है। दैनिक कार्यों में सावधानी, नए कार्यों को आरंभ करने से रोक मनाही है। वहीं संपत, पीर, क्षेम, साधक, मित्र या अति मित्र में आज का तारा हो तो यह शुभ फल देता है। यह मुख्यतः नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है ताराबलम, जिसके अनुसार नवतारा चक्र पद्धति में का मूल जो सिद्धांत है वह यह है कि ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं। ग्रह अपना फल नहीं देते, नक्षत्र ही उनका फल देते हैं। तो इस प्रकार प्रश्न उठता है, 27 नक्षत्र, 9 ग्रह, कौन से नक्षत्र किस ग्रह का फल देंगे, और ग्रह
किन किन नक्षत्रों के फल पाएंगे। इसके लिए 27 नक्षत्रों को सूचीबद्ध किया जाता है, 9 9 नक्षत्रों का की सूची बनाकर। और ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा जाता है। पहला ग्रह केतु देव, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि और नौवां बुध। और पहला ग्रह जो होता है केतु देव, उसको हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र यानी पहला, 10वां, 19वां और ये 3 नक्षत्र के स्वामी बनते हैं। वहीं दूसरा ग्रह शुक्रदेव, इन्हें दूसरा, 11वां, 20वां नक्षत्र का स्वामित्व मिलता है। तीसरा, 12वां और 21वां नक्षत्र का स्वामित्व सूर्य देव को। दूसरा, 11वां, 20वां का शुक्रदेव को। तीसरा, 11वां, 22 और तीसरा, 12वां और 21वां का सूर्य देव को। और इस प्रकार घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हुए बुध तक जाते हैं, जो कि 9, 18 9वां ग्रह बनते हैं और इन्हें स्वामित्व मिलता है 9वें, 18वें, 27वें नक्षत्र का स्वामित्व। और यह सूची इस प्रकार बनती है, यह सारणी इस प्रकार बनती है। इस सारणी में से हमें चिन्हित करना होता है अपना नक्षत्र, और नक्षत्र को चिन्हित करके सबसे टॉप पर उस जो कॉलम है, उस रोज के सबसे ऊपर, कॉलम के सबसे ऊपर में जाते हैं और यह देखते हैं कि जन्म ग्रह कौन सा है। जो ग्रह संबंधित ग्रह हैं वही जन्म ग्रह बनते हैं। जन्म ग्रह हमारी ये बने और जीवन की हमारी जो यात्रा है उसी ग्रह से आरंभ होती है, क्योंकि इसी इसी ग्रह के दशा अंतर्दशा में हमारा जन्म हुआ होता है, और इसी ग्रह के दशा में जन्म लेते हुए पिछले जन्म में इसी ग्रह की दशा में मृत्यु भी हुई होती है। इसे किस प्रकार जाना जाता है, ये इसे इस प्रकार जानने की विधि है। जन्म कुंडली में जो बैठे ग्रह होते हैं वह बताते हैं कि चंद्रमा किस नक्षत्र में था। चंद्रमा को देखते हैं और वह किस नक्षत्र में थे, किस राशि में, किस नक्षत्र में। उदाहरण स्वरूप इस प्रस्तुति में चंद्रमा वृषभ राशि में थे और मंगल के मृगशिरा नक्षत्र में। और मृगशिरा नक्षत्र में होने के कारण मंगल का जो दशावधि है 7 वर्ष, जिसमें से जातक 3 वर्ष 2 महीना 25 दिन पिछले जन्म में भोग चुके हैं, और इस जन्म में इन्हें शेष राशि को, शेष जो समय है, अवधि को भोगना है, वह होता है 3 साल 10 महीना 5 दिन। इस प्रकार हम अपने 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 नक्षत्रों का फल जान सकते हैं, अपने अपने जन्म ग्रहों का फल जान सकते हैं। चूंकि यह जन्म ग्रह पिछले जन्म के पीड़ा से भी संबंध रखता है, मृत्यु से संबंध रखता है, इसलिए इसे पीड़ा की श्रेणी में रखा जाता है। पहला ग्रह पीड़ादायक, और उसके बाद दूसरा, चौथा, छठा, आठवां और 9वां ग्रह। याद रखें, घड़ी की सुई की दिशा में गणना करते हैं जन्म ग्रह से, घड़ी की सुई की दिशा में बुध तक, और फिर यात्रा केतु से आरंभ करते हैं और जन्म ग्रह के ठीक पिछले वाले ग्रह तक रुकते हैं। तो पहला ग्रह, पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां ये पीड़ादायक बाधक होते हैं। वहीं दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ये शुभ फलदायी होते हैं। इनकी शुभता और अशुभता जैसे जैसे इनकी क्रम संख्या बढ़ती है वैसे वैसे बढ़ता है। इस प्रकार पूरे जीवन काल के लिए कौन से ग्रह हमारे लिए शुभकारी होंगे, कौन से अशुभकारी, ये हम अग्रिम रूप से जान जाते हैं। और जब जान जाते हैं तो शुभ ग्रह की दशा अंतर्दशा में हम शुभ कार्यों का निष्पादन कर सकते हैं। जी हाँ, शुभ कार्यों के निष्पादन कर सकते हैं। और जब हम वो कर सकते हैं शुभ कार्यों का निष्पादन, जो कि हमारे लिए शुभकारी होगा, और इसके साथ ही अशुभ स्थितियों में अपने आप को मानसिक रूप से तैयार होते हैं पीड़ा को, चुनौती को सामना करने के लिए। जन्म कुंडली में बैठे ग्रह यदि शुभकारी है, ये ग्रह, जो भी ग्रह हैं, यदि हमारे लिए ग्रह ये शुभकारी हैं तो हमारे लिए वहां भी शुभकारी होते हैं। वहीं यदि हमारे लिए परेशानी के सबब हैं तो उस राशि भाव से संबंधित परेशानियां आती हैं। साथ ही साथ विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक, विभिन्न ग्रहों के नक्षत्रों में जन्मे जातक हमारे लिए शुभकारी और अशुभकारी दोनों हो सकते हैं। शुभ ग्रहों के दशा में, शुभ ग्रहों के नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए शुभकारी होते हैं, और अशुभ नक्षत्र ग्रह के नक्षत्रों में जन्मे जातक हमारे लिए बाधक, पीड़ादायक होते हैं। इसलिए इन्हें पहचानना जरूरी है ताकि हम उनसे अपेक्षा सही कर रख सके
और शुभ फल प्राप्त कर सकें। इस प्रकार हम नवतारा चक्र पद्धति के बारे में का उपयोग, सही उपयोग करके जीवन में सुखता ला सके। और यही वजह है कि नवतारा चक्र पद्धति काफी उपयोगी है। और इसकी उपयोगिता को देखते हुए हमने हिंदी में नवतारा चक्र पद्धति, अद्भुत पद्धति यूट्यूब पर रखा है। इसे आप संदर्भित कर सकते हैं और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, आपके लिए वो रखा है, और जिसमें भगवान राम, माँ सीता तथा भाई हनुमान की जन्म कुंडली की चर्चा की है। आप उसे देख सकते हैं। इसके साथ ही वापस चलते हैं चंद्र बलम, तारा बलम पर। आज का तारा क्या कहता है चंद्रमा के गोचर से संबंधित। पहला भाग रात्रि के 2:57 तक चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में, उसके बाद वे ज्येष्ठा में जाते हैं। और जातक के लिए, आज के जातक के लिए यदि कहा जाए तो भरणी, पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में जन्मे जातक तथा रोहिणी, हस्ता और श्रवण नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए, सॉरी, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए आज का दिन अति अशुभ है। पहले पहर जब 2:57 तक भरणी, पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के जातकों के लिए, और कृतिका तो उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ नक्षत्र के लिए 2:57 के बाद का समय। वहीं केतु के नक्षत्र में जन्मे जातक, अश्विनी, माघा, मूला नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए दोनों काल जो होगा, दोनों अवधि होगी, वो शुभ कारक होगी। इस प्रकार हम ग्रहों के बारे में, नक्षत्रों के बारे में जान सकते हैं कि कैसे फल होंगे। अब आपको हम ले चलते हैं चंद्र बलम के अनुसार कैसा फल आज का होने की संभावना। आज का चंद्रमा वृश्चिक राशि में, नीच राशि में है। आज कोई राशि परिवर्तन नहीं है। और इस प्रकार फलित जो होता है वह इस प्रकार है। वृषभ, मिथुन, कन्या, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत है, शेष के लिए नहीं है। हम आपको ले आए चौघड़िया में। चौघड़िया एक प्रकार का मूर्त ज्योतिष, शुभ और अशुभ काल दर्शाता है। इसकी उपयोगिता काफी है, क्योंकि जो भी हम कार्य करते हैं उसमें शुभता चाहते हैं। और इसकी उपयोगिता को देखते हुए हमने YouTube पर अलग से वीडियो पोस्ट करके रखा है, हिंदी और अंग्रेजी में। हिंदी में चौघड़िया की उपयोगिता, अंग्रेजी में यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया, आप संदर्भित कर सकते हैं। संक्षेप में यहाँ बता दें कि कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, किंतु साप्ताहिक दिनों से इन्हें संबद्ध करने के लिए, जोड़ने के लिए 7 चौघड़िया का नामकरण हुआ। यानी 7 चौघड़िया ही होते हैं। 8वां चौघड़िया जो दिन का होता है और रात का होता है, जो आरंभ का होता है वही अंत का हुआ करता है। इस प्रकार चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से हो जाता है। हम जानते हैं कि हर साप्ताहिक दिन के शासक ग्रह अलग अलग होते हैं। इस प्रकार चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से और उनके स्वामी से हो जाता है। इस प्रकार उनके लिए शुभकारी होता है। चंद्र, सॉरी, हम कह रहे थे कि चंद्रमा का संबंध, सॉरी, चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से हो जाता है। और साप्ताहिक दिन के शासक ग्रह अलग अलग होते हैं, जिनके अलग उनसे भी संबंध इनका हो जाता है। और ये सभी शासक ग्रह विभिन्न अलग अलग कार्य करने के लिए उत्तरदायी होते हैं, और उपयुक्त उनका फल विशेष कार्यों के लिए शुभ फलदायी होता है। इसलिए हर चौघड़िया का संबंध ग्रहों से संबंधित कार्यों से भी हो जाता है। और इस प्रकार कार्य का हम कार्यों का निष्पादन करते हैं। कुछ चौघड़िया ऐसे होते हैं जो कि शुभ नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी विशेष कार्यों के लिए उन्हें शुभ कार्य माना जाता है। जैसे यदि चंद्रमा सूरज को कहें, आमतौर पर अशुभ है, लेकिन सरकारी कार्य के लिए शुभ है। काल चौघड़िया जो शनिवार के हैं, एक पापी ग्रह है, इसलिए किसका ये काल के रूप में चिन्हित है, कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन धनोपार्जन हेतु की जाने वाली गतिविधियों के लिए यह लाभदायक है। वहीं रोग चौघड़िया मंगल का वार, मंगल देव के स्वामी, मंगल देव क्रूर और अनिष्टकारी, कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन युद्ध में शत्रु को परास्त करने के लिए काफी उपयुक्त होते हैं। और आज के संदर्भ में युद्ध हर व्यक्ति की अलग अलग पहचान, अलग अलग युद्ध क्षेत्र।
विद्यार्थी के जगत के लिए, उनके लिए उनके जो प्रतिस्पर्धा है, प्रतिस्पर्धा जो भी है, जो भी कंपटीटर है, उनका है, वो उनसे युद्ध लड़ना होता है। नौकरी पेशा वाले के लिए जो भी उनके प्रमोशन के कैंडिडेट हैं, उनसे होना पड़ता है, उनकी क्षमता का, उनका जो परिणाम है उससे होता है। व्यवसाय के लिए उनका व्यवसायी जो होता है, अन्य व्यवसायी उनसे प्रतिस्पर्धा रहती है, वही उनके शत्रु होते हैं। और हमारे शरीर के लिए रोग, यह शत्रु होता है। यह सभी मंगल इसमें शत्रु होता है। इस प्रकार चौघड़िया का उपयोग किया जा सकता है। चौघड़िया का उपयोग करते समय हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिस चौघड़िया का हम उपयोग करने जा रहे हैं वह कहीं अशुभता से अधिव्याप्त तो नहीं है। जी हाँ, अशुभता से अधिव्याप्त तो नहीं है। इसके लिए हम दिन का चौघड़िया तीन प्रकार के अशुभता से अधिव्याप्त होता है: राहु काल, वार वेला और काल वेला से। वहीं रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से। अनुभव के आधार पर जो हमने पाया है, जो आपके साथ हम साझा कर रहे हैं, वह यह है कि दिन का प्रभुत्व, दिन में सूर्य देव का प्रभुत्व होता है। और सूर्य देव से शनि देव नाराज रहते हैं, इसलिए शनि का चौघड़िया प्रतिदिन काल बेला से ग्रसित होता है। धनोपार्जन हेतु की जाने वाली गतिविधियों में वह बाधक नहीं है, अपितु ईमानदारी उसमें जुड़ती है। वहीं रात्रि में चंद्रमा का प्रभुत्व, और चंद्रमा से बुध देव नाराज, बुध का चौघड़िया प्रति रात काल रात्रि से ग्रसित होता है। इस प्रकार अशुभता की स्थिति आप ग्रह में जो पाया है, इस प्रस्तुति को देते देते, आपके समक्ष लाते लाते, हम अनुभव के आधार पर, रिसर्च के आधार पर हमने पाया है कि चौघड़िया का जो अशुभता परमानेंट कैसे होती है, शनि का और बुध का। इसके साथ ही हम आपको ले चलते हैं आज के चौघड़िया में। आज का दिन अमृत चौघड़िया, सोमवार का दिन है। अमृत चौघड़िया से दिन आरंभ है, अमृत चौघड़िया से दिन समाप्त है। लेकिन काल चौघड़िया जो प्रातः 7:10 से 8:40 तक है, 44 मिनट तक है, वह राहु काल और काल बेला दोनों से ग्रसित है। वहीं रात्रि का चौघड़िया लाभ चौघड़िया, जो कि दिन का चौघड़िया लाभ चौघड़िया, जो कि 3 बजे अपराह्न से 4:34 तक है, वो वार वेला से ग्रसित है। और रात्रि का लाभ चौघड़िया 10:26 से 11:52 तक है, वह काल रात्रि से ग्रसित है। तो ये रहे हमारे चौघड़िया के संबंध में प्रस्तुति। हम आपको ले चलते हैं अब अंकों की दुनिया में। अंकों के अंक में जब हम जन्म लेते हैं, तो अंक हमें उसी समय से कार्य करना शुरू करते हैं। और जो अंक कार्य करते हैं वे होते हैं 1 से 9 तक। 10वां अंक नहीं होता। ये शून्य को अंक नहीं कार्य करते, शून्य को गणना में भी नहीं लिए जाते, क्योंकि शून्य अनिश्चितता को दर्शाता है। और साथ ही साथ जब भी दो अंकों का या दो अंकों से ज्यादा का समूह होता है, तो उसमें प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित कर लेते हैं। 1 से 9 तक का अंक मध्यम अंक 5 का होता है। जी हाँ, मध्यम अंक 5 का। और ये 5 का अंक अपने पूर्व के अंकों को और बाद के अंकों को संतुलित करता है। इनके इन सभी 1 से 9 ग्रह के अंकों के शासक ग्रह अलग अलग होते हैं, जिनकी अलग अलग ऊर्जा, तत्व और गुण होते हैं, जो इन अंकों में, जिन अंकों को ये शासन करते हैं, वे उनमें समाहित होते हैं। अर्थात अंक, और इस प्रकार अंकों की दुनिया में इन्हें विशेष नामों से पुकारा जाता है। उनकी उनके ग्रहों के जो गुण समाहित हुए, तत्व और ऊर्जा समाहित हुई, उसके अनुसार एक को राजा, सरकार, बॉस या पिता से, दो को रानी या पार्टनर से, माता से, तीन को गुरु या सलाहकार से, चार को शरारती तत्वों से, पांच को राजकुमार से, छह को मंत्री या सुख सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्तियों से, सात को धर्मगुरु यानी भविष्य में घटने वाली घटनाओं का जिन्हें पूर्वाभास हो, और आठ अधीनस्थ, अपने अधीन कार्य करने वाले लोग, समाज के नीचे तबके के लोग, नौकर चाकर तथा न्यायालय, नौ सेनापति, पुलिस और डॉक्टर, बड़े भाई। इस प्रकार ये अंक कुछ न कुछ हमें प्रतिनिधित्व करते हैं, और इनके अनुसार अंकों को विशेष नाम से पुकारा जाता है। जब हम जन्म लेते हैं तो ईश्वर हमें अंक उपहार में देते हैं, और ये अंक जन्म तिथि के रूप में होते हैं: तिथि, माह और वर्ष।
तिथि और माह एक अंक का भी हो सकता है, दो अंकों का भी हो सकता है। वर्ष चार अंकों का। और तिथि और माह, वर्ष, ये तीन अंकों का समूह जन्म तिथि उपहार में मिलते हैं, जो कि स्थिर होते हैं, ये बदलते नहीं हैं। और ये शत्रुवत हुए हो सकते हैं। इसके नकारात्मक प्रभाव भी इन अंकों में कुछ में डाल सकते हैं। तिथि हम खुद होते हैं, हमारा आंतरिक व्यक्तित्व होता है, इसलिए इसे बोलचाल की भाषा में ड्राइवर कहा जाता है, इसे मूलांक कहा जाता है अंक ज्योतिष में। वहीं तिथि माह और वर्ष को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित करने के बाद जो अंक आते हैं उसे हम भाग्यांक कहते हैं। बोलचाल की भाषा में इसे कंडक्टर कहा जाता है। तो तिथि माह और वर्ष का की हमने चर्चा की। वर्ष से हम, तिथि माह और वर्ष से हम भाग्यांक निकालते हैं। बोलचाल की भाषा में इसे कंडक्टर कहते हैं। जिस प्रकार जीवन में बस का चलने में ड्राइवर और कंडक्टर का आपस में शत्रुता होने पर आरंभ से ही समस्या होती है, हमारे जीवन में भी वही बात। जब भी ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रुवत होते हैं, हमारे लिए समस्या का कारण बनता है, जीवन स्ट्रगल भरा होता है। तिथि माह का, तिथि का हमने चर्चा किया, मूलांक होता है। तिथि और माह जब मिलते हैं तो हमारा बाहरी व्यक्तित्व दर्शाता है। तिथि और माह मिलकर बाहरी व्यक्तित्व, तिथि केवल हमारा आंतरिक व्यक्तित्व, और भाग्य, हमारा कर्म जो है, फ्यूचर, वह भाग्यांक कहलाता है। एंजल नंबर व्यवस्था को बताता है, वातावरण को बताता है, और वह वर्ष अंक से निकलता है। यह एक तरह का उपहार ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, क्योंकि बदले नहीं जा सकते। यह अक्सर जीत होती है जन्म तिथि से ही। अब प्रश्न उठता है कि अगर मूलांक और भाग्यांक आपस में शत्रुवत हो तो उपाय क्या होगा। उपाय के तौर पर उस अंक को लाया जाता है जो अंक दोनों के मित्र हों, और ये अंक काफी उपयोगी होते हैं, और इसलिए इनका चयन सही ढंग से करना चाहिए। स्रोत ऐसा होना चाहिए जो स्थायी हो, क्योंकि ये जन्म तिथि स्थायी होती है। हम तिथि को जानने के बाद, हम आपको बता दें, हमने जो गूगल से एक तिथि लिया है जिनकी आज की जन्म तिथि है, और इन्हें गूगल से लिया उद्देश्य शैक्षणिक है। कोई भी इस पर भविष्यवाणी, जो भी हम चर्चा कर रहे हैं उसे नोट न करें, क्योंकि यह भविष्यवाणी में इसे लेना श्रेयस्कर नहीं है। क्योंकि उनके पास और भी अंक उपलब्ध हो सकते हैं जो कि इनके इनके परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं। तिथि माह और वर्ष में कुछ ऐसे अंक हो सकते हैं जो कि अनुपलब्ध हैं, जिसकी ऊर्जा, तत्व और गुण की कमी हमें पाई जाती है। वहीं कुछ अंक ऐसे हो सकते हैं जो तीन बार या तीन से अधिक बार प्रयोग हुए हैं, जो कि वहां से अशुभता देते हैं। इस प्रकार अंक हमें शुभ और अशुभ फल दोनों देते हैं। अब प्रश्न उठता है कि अंकों को आपस में तालमेल कैसे किया जाए, कैसे जाना जाए कौन से अंक हमारे लिए अनुपलब्ध है। इसके लिए लोसू ग्रिड का सहारा लेते हैं। हमने लोसू ग्रिड का सहारा लिया है, और आप देखिए सभी अंकों को इसमें भरने के बाद हमें पता चलता है कि इमोशनल प्लेन जातक का नुकसानदायक है, सुप्रभावित नहीं है, क्योंकि दो, तीन, पांच और सात मिसिंग है। दो भी मिसिंग है, जो कि मातृत्व क्षमता से दिखाता है, मां से क्लोजनेस के से दिखाता है। तो दो, तीन, पांच, सात, ये अंक आपके समक्ष। अब हम ये जान गए कि जातक का दो, तीन, पांच, सात अनुपलब्ध अंक है। साथ ही साथ आठ और एक, दो अंक ऐसे हैं जो कि दो एक ही बार प्रयुक्त हुए हैं। यह भी नहीं उपयोग में लाया जा सकता है, बशर्ते कि ड्राइवर और कंडक्टर के शत्रु नहीं हो। तो हमने देखा कि कौन से अंक इनके लिए लाया जा सकता है, कहां से लाया जा सकता है। अब हम जानने का प्रयास करते हैं। स्रोत क्या होगा इन अंकों को जानने के लिए। इसके लिए नाम का सहारा लेते हैं। आप नाम में कहेंगे अक्षर होते हैं, इन अक्षरों के अंकीय मूल्य होते हैं। जहाँ धरती के ईश्वर माता पिता नाम देते हैं, नाम में यह जो अक्षर होता है उसको प्रयुक्त करके उनके नाम को अंकों में परिवर्तित किया जाता है, और परिवर्तित करके तब उसकी विवेचना की जाती है। और नाम में आपको यह भी बता दें कि नाम का पहला अक्षर काफी उपयोगी होता है। यह जो जन्मतिथि है रोहित सुचांति की है, जो कि एक एक्टर है। इस प्रकार
रोहित सुशांति का जन्म तिथि के उपलक्ष्य ये पर अवसर पर इन्हें हार्दिक बधाई। अब प्रश्न उठता है कि इन अंकों में हम कैसे जानें कि ये अंक आपस में कैसे हैं। तो सबसे पहला तो आपको बताया कि नाम का जो पहला अक्षर होता है काफी ऊर्जावान होता है और यह हमारी चेतना को जगाता है, इसलिए नाम का पहला अक्षर और पूरे पहले शब्द ये काफी उपयोगी होते हैं और यह हमारी चेतना का उपयोग करते हैं, चेतना हमें जगाते हैं। जहां तक का आज देखें कि इनके मित्र अंक और शत्रु अंक कौन कौन है, क्योंकि नाम का पहला अक्षर जो भी होता है वह भी ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु न हो, साथ ही साथ नामांक भी ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु न हो, और इसके अतिरिक्त जो नाम के भविष्य में भी जो भी हम अंक लाए वह मूलांक और भाग्यांक का शत्रु, ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु नहीं हो। नाम में प्रयुक्त वॉवेल यदि का अंक ज्यादा आ रहा है तो यह श्रेष्ठकर होता है। इस जात का वही स्थिति है वॉवेल 7 पर और कॉन्सोनेंट 4 पर। अब शत्रु अंक कौन कौन है? 1 के 8, 2 के 4 6 8 9, 3 के 6 4 के 8 9 4 2, 5 के कोई नहीं, 6 के 3 9, 7 के 7 9 3, 8 के 1 2 9 4 8 और 9 के 6 4 2 8 9। तो इनका जातक का यदि मूलांक 6 है, भाग्यांक इनका 8 है, और 8 के शत्रु होते 1 2 9 4 8, यानी जो प्रयुक्त हो रहे हैं अंक ये सभी अंक शत्रुवत अंक हैं। 2 3 5 7 2 इसमें से एक शत्रुवत है जो अनुपलब्ध है, वहीं 3 5 7 से मित्रता इनकी रहती है, 6 के साथ 3 9 का शत्रुता भी रहती है, इसलिए 3 अंक भी इसमें जुड़ते हैं। इस प्रकार हम अंकों की दुनिया में कैसे ये देते हैं परिणाम। शत्रुता का शत्रु अंकों को हमने देखा। कुछ अंक ऐसे होते हैं जो अपने के ही शत्रु होते हैं। जी हाँ, ये होते हैं 4 7 8 9 आपके समक्ष। इसलिए जब भी इसकी सूची जो है 4 7 8 9 की सूची भी आपके समक्ष प्रस्तुत है, इनका कभी भी रिपीटेशन नंबर में उपयोग न करें, क्योंकि ये शुभता कम और परेशानी ज्यादा दे सकते हैं। आपके समक्ष हमने रखा है अक्षरों का शत्रु अक्षरों की सूची, हर अंक अंक के अलग अलग, क्योंकि नाम का जो पहला अक्षर है वह काफी ऊर्जा देता है, वह ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रुवत नहीं होना चाहिए। इनके वर्तमान स्थिति में भाग्यांक 8 है जिसका शत्रु 2 है, और नाम का अक्षर भी 2 है जो कि दोनों शत्रु है, इसलिए इन्हें थोड़ा सावधानी। और 6 के शत्रु 3 9 बनते हैं। तो ये रहे हमारे अंकों के कैसे कार्य करते हैं। वर्तमान वर्ष कैसा रहेगा इसके लिए यह जानने के लिए इन जातक का देखें तो पर तिथि को, जो जन्म तिथि है उसमें से वह उस वर्ष को निकालकर वर्तमान वर्ष 2026 को रिप्लेस करते हैं और तब देखते हैं भाग्यांक कितना निकलता है। इनका रनिंग एज 3 है जो कि मूलांक का शत्रु है, और जो करंट पर्सनल ईयर है वह 2 है जो भाग्यांक का शत्रु है, इसलिए मूलांक और भाग्यांक दोनों के शत्रु हैं। थोड़ा यह वर्ष चैलेंजिंग हो सकता है। इसके साथ ही अंक हमने देखा अंक कार्य करते हैं, अंक बोलते कैसे हैं। जी हाँ, आज का अंक 2 बनता है और 2 अंक कहते हैं कि एक के साथ इनकी काफी मित्रता, 1 10 19 28, 2 11 20 29, 3 12 21 23, 5 14 23 तारीख को जन्मे जाते हैं किसी भी माह के। चूंकि इन 2 का के साथ इनकी मित्रता रहती है, इनके दिन अच्छे बीतने की संभावना है। 6 15 24 तारीख के लिए दिन साधारण होने की संभावना है, और शेष अंक 4 13 22 31, 7 16 25, 8 17 26 और 9 18 27 तारीख को जन्मे जाते हैं, इसलिए आज का दिन शुभ नहीं है। इस प्रकार हम अंतिम भाग में पहुंच गए। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं पूरी प्रस्तुति आपके लिए ज्ञानवर्धक, रोचक तथा उपयोगी सिद्ध होगी। और इस प्रस्तुति को देखने के क्रम में यदि कोई सुझाव आपके मन में आया है, आप उसे हमसे साझा करें यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में देकर।
और हमसे हमें हमारा मनोबल रहा है, हमारा हमें इसका इंतजार रहता है। साथ ही साथ हम आपसे आग्रह करेंगे, साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छों के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में सुखता ला सकें। और अंत में दिवस के देवता सोमदेव, चंद्रदेव और भोलेनाथ से काम प्रार्थना करते हैं कि उनकी असीम कृपा ओम नमः रहे शिवाय। और आपका दिन शुभ। जय चंद्रदेव, जय सोमदेव, जय देवाधिदेव भोलेनाथ।